गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को बताऊंगी अपने डिसर्टेशन टॉपिक पे मैंने कैसे कैसे रिसर्च किया और उसकी ओवरऑल रिसर्च पाइपलाइन क्या है। मैंने कहाँ से डेटा डाउनलोड किया एंड मेरी रिसर्च पाइपलाइन क्या थी, मेथोलॉजी क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या थी और उसका कंक्लूजन क्या था। मैं आपको वो सारी चीज़ें आज आपको एक्सप्लेन करूँगी इस पीपीटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, I tell about you my research pipeline objectives, analysis of transcription factor binding site using ChIP-seq data. Second, analysis of gene expression using RNA-seq data. Third, study of regulation of gene by specific transcription factors using RNA-seq and ChIP-seq data analysis. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ओवरऑल रिसर्च पाइपलाइन क्या थी, मेरी रिसर्च की पाइपलाइन। फर्स्ट मैंने क्या किया था, आप एसआरए से, एनसीबीआई से या ईएनए से कहीं से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेटा अपना डाउनलोड किया था ईएनए से। वहाँ से मैंने आप वहाँ से आरएनए का डेटा, चाहे आप नॉन कोडिंग, कोडिंग किसी भी तरह का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया था नॉन कोडिंग। फर्स्ट मैंने डेटा मेरा काम जो था चिपसेक और आरएनएसेक दोनों पे था। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रिसर्च मेथोलॉजी क्या थी यहाँ पे। ओके। फर्स्ट मैंने क्या किया था कि अपना रॉ रेट्स डाउनलोड किया था ईएनए से एंड वो हमारा रॉ रेट आता है fosq.gz फॉर्मेट में। देन आप जीजेड फॉर्मेट में तो वो डेटा आगे काम कर नहीं सकता है। देन हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं fosq फॉर्मेट में। ये जो fosq फॉर्मेट होता है, ये 4 लाइनें इसमें होती है, पूरी बहुत बड़ी-बड़ी सीक्वेंस होती है। ये लेकिन ये 4 लाइन रोटेट करती है, सीक्वेंस अलग-अलग होते हैं, वो सीक्वेंस फाइल नेम। फर्स्ट वो जैसे कि इसमें फॉस्की फॉर्मेट कैसे होता है कि फर्स्ट हमारा हो जाता है कि सीक्वेंस नेम, ये आइडेंटिफायर होता है। सेकंड लाइन में हमारा सीक्वेंस होता है और जो हमारा थर्ड लाइन होता है वो स्पेसर होता है, प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं एंड फोर्थ होता है हमारा क्वालिटी स्कोर। देन हम आगे का प्रोसेस करते हैं कि हमें हमें हमारा डेटा तो मिल गया है, आगे का क्या करेंगे, उस डेटा का हमें करना क्या है। वो जो डेटा होता है बहुत बड़े-बड़े सीक्वेंस होते हैं, हमें पहले चेक करना होगा कि हमारा डेटा है कैसे? क्या ये आगे के प्रोसेस में काम करने लायक है या नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस डेटा को देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा है। डेटा को देखने के लिए हम फास्टक्यूसी टूल का यूज़ करते हैं। फास्टक्यूसी टूल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हमारा पूरा जो डेटा है एक ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में एक रिपोर्ट देता है, उससे हम जाके चेक कर सकते हैं। देन हम फास्टक्यूसी यूज़ करके अपने क्वालिटी को चेक करते हैं कि हमारा डेटा कैसा है, उसमें क्या ओवर जब हमारा डेटा आता है उसमें ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस एंड एडाप्टर कंटेंट, अगर उसमें ये 2 चीज़ें गलत है तो हम अपने डेटा को ट्रिम करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी कि फास्टक्यूसी ओपन कैसे करते हैं। फास्टक्यूसी टूल कैसा होता है, उसमें अपनी फ़ाइल को कैसे ओपन करते हैं। तब वो ओपन होता रहेगा, मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाती हूँ। इसमें क्या रहता है कि आपकी ओके, हाँ, मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा पड़े हुए हैं फास्ट क्यू फॉर्मेट में। मैं आपको चेक करके उसमें दिखाऊँगी कि कैसे आप अपने डेटा को फास्ट क्यू फॉर्मेट में ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, एक मेरे यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे आप इसको ओपन करके इससे ये देखिए, आप स्टार्टिंग एनालिसिस, आपकी एनालिसिस है इस टूल में स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर में करके दे देगा, तब हम आपको रिज़ल्ट दिखा देंगे। देखिए 5% तक हो चुका है, अभी ये चल रहा है, तब तक मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाती हूँ। देन अगर वहाँ पे ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस एंड एडाप्टर कंटेंट है, तब हम डेटा को रिमूव करते हैं ट्रिमोमैटिक सॉफ्टवेयर से। एंड हमने तो रिमूव कर लिया डेटा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा डेटा रिमूव हुआ, मतलब जो एडाप्टर कंटेंट या ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस है तो या रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है।
उसके बाद हम लोग फिर फास्ट क्यूसी का यूज़ करते हैं। ग्राफ़िकल फॉर्म में देखते हैं कि हमारा ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस एंड एडॉप्टेड कंटेंट रिमूव हुआ है या नहीं है। अगर रिमूव हो गया है, देन हम आगे का प्रोसेस करते हैं, और जो हमारा वो एचटीएमएल मैंने बताया था ना फास्ट क्यूसी का जो रिपोर्ट आता है, वो डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट में आता है, ग्राफ़िकल फॉर्म में आता है। देन अगर ये आपका ये चेक कर लिए कि आपका ये मतलब जो भी एरर था वो ख़त्म हो गया, देन हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मैपिंग के लिए। स्पाइस रीड एंड स्पाइस्ड अवेयर रीड इस सॉर्टेड एंड इंडेक्स्ड। देखिए इसमें मैंने स्पाइस्ड रीड एंड स्पाइस्ड अवेयर रीड क्यों लिखा है। स्पाइस्ड रीड के लिए मैंने बोट आई यूज़ किया था आरएनए के लिए, क्योंकि हमें पूरे ओवरऑल जीनोम का चाहिए था। और इसमें जो स्टार मैंने यूज़ किया है, इसमें स्प्लाइस अवेयर टूल होता है। स्प्लाइस अवेयर टूल इसलिए मैक्स 2 था, इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमें जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुआ है वहीं वहीं का रीजन चाहिए हुआ था। इसमें क्या आता है हमारा बैम सैम फॉर्मेट में आता है। सैम मतलब सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप। देन इसका आगे का प्रोसेस करते हैं, द मैपिंग रीड्स आ जाती है सैम को बैम में कन्वर्ट करके, ताकि आगे का प्रोसेस हमें सिस्टम में ही करना होता है। सिर्फ बाइनरी अलाइनमेंट मैप में कन्वर्ट करके फाइल को सॉर्ट करते हैं, आगे का प्रोसेस मैपिंग रीड हो जाता है। देन हमारा दोनों का डेटा आ जाता है, चीप सिक्का आरएनए सिक्का। फिर हम लोगों ने यूज किया था जीन मतलब इस जीन क्वांटिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे टूल हैं। हम एड्जार का यूज़ कर सकते हैं। एड्जार ये आर का ही एक पैकेज है, आर बायो कंडक्टर का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं आरएनए सिक के लिए, आरएनए सिक में। और ये मैक्स मैंने चीप सिक में पीक कॉलिंग के लिए कहाँ कहाँ पे मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड है रीजन को जानने के लिए मैक्स 2 का यूज़ किया था। तो हमें हम मेरा क्या था कि पूरा ओवरऑल हमें कोरिलेशन निकालना था चीप सेक एंड आरएनए सीक्वेंसिंग में कौन-कौन से कॉमन जीन्स हैं। देन हम अपनी पूरी ओवरऑल रिसर्च पाइपलाइन आपको बताएँगे कि आरएनए सेक का स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया था। इस सबसे पहले ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें 2 तरह के डेटा इनपुट फाइल चाहिए होती है, रॉ रीड्स तो हमने पहले बताया ही था कि ईएनए से डाउनलोड कर किया था मैंने, एंड हमारा रेफरेंस जीनोस एनसीबीआई से जाके कर सकते हैं फास्टा। अब इसमें भी आरएनए सेक में भी कई तरह की सीक्वेंसिंग होती है, एक रेफरेंस बेस्ड, एक डी नोवो बेस्ड। रेफरेंस बेस्ड में ऑलरेडी हमारा सीक्वेंस मिल जाता है, लेकिन डी नोवो बेस्ड में हमें अपना सीक्वेंस खुद रेफरेंस जीनोम खुद बनाना पड़ता है। एंड सबसे पहले आपको मैंने आरएनएसएस में बताया ही था कि आपको क्वालिटी कंट्रोल आपको चेक करना है रॉ रीड्स का, वो क्यूसी फॉर्मेट में आता है। फ़िल्टरिंग एडाप्टर एंड लो क्वालिटी रूट और ट्रिमिंग रूट या ट्रिम लोड से करो, ट्रिमोमैटिक से करो, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम अपने एरर को ट्रिम कर सकते हैं। एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रिम रेट्स, फिर क्वालिटी को चेक करते हैं फास्ट क्यूसी में। फिर देन अलाइनमेंट करते हैं रेफरेंस जीनोम का, वो एक इंडेक्स फाइल सबसे पहले बनाते हैं अपने पूरे मतलब जीनोम फाइल की इंडेक्सिंग कराते हैं। देन उसके बाद मैपिंग कर देते हैं सैम टूल की मदद से। हम सैम फाइल को बैम में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन क्वांटिफिकेशन जीन काउंट्स करके और अपने आरपीकेएम वैल्यू पूरा निकाल देते हैं। आरपीकेएम वैल्यू भी निकालने के फीचर काउंट से निकाल सकते हैं, या आप आर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके टीपीएम और पीकेएम या आरपीकेएम की वैल्यू पूरे फाइल से निकाल सकते हैं। देन जब हमने फर्स्ट स्टेप किया था फास्ट क्यूसी, आई थिंक ये हो चुका होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब मैंने ये फाइल को ओपन किया पूरे क्या बोलते हैं फास्ट क्यू फॉर्मेट जो था एक्सट्रैक्ट किया, तो फास्ट क्यू फॉर्मेट में आ गया। तो उसमें देखिए क्या क्या इसमें होता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है पर बेस, ये सीक्वेंस क्वालिटी। ये मैं आपको एक-एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाती हूँ। बेसिक स्टैटिक्स में क्या-क्या होता है, फाइल नेम C1, R1, FQ, फाइल टाइप, कन्वर्जेशन बेस्ड कॉल और इनकोडिंग, सिंगल सेगमेंट सीक्वेंसिंग, मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी ये चीज़ें कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपके रेड लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ रेड लाइन का मतलब हो गया मीडियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो येलो बॉक्सेस आपके बने हैं, येलो मतलब इसमें तो नहीं बना है, कभी-कभी कहीं पे येलो बॉक्सेस बना रहता है इसमें, तो उसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसका रेंज 25 टू आई थिंक 75% तक होता है। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, उसका मतलब होता है मीन क्वालिटी। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का एक अपना एक अलग ही मतलब है। या पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी, आप गूगल पे जब आप फास्ट क्यूसी मैनुअल चेक करेंगे, वहाँ पे आपको हर एक ग्राफ का एक मतलब पता चल जाएगा। सेकंड है
पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी। यहाँ पे इसका रेड लाइन और ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन का मतलब है क्या क्या है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट है पर सीक्वेंस जीसी कंटेंट। एंड नेक्स्ट है परवेज एन कंटेंट। ऐसे आप देख सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे क्या होता है, हमें किन चीज़ों को देखना होता है, मेन हमारा होता है ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस एंड एडाप्टर कंटेंट। यहाँ पे जैसे कि ये मेरे डेटा में तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इसलिए मैंने रिमूव वाला ऑप्शन ही नहीं किया था। अगर यहाँ पे कोई ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस होता है तो यहाँ पे ये लिखा रहता है कि हमारे इतने इतने सीक्वेंस ओवर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इसी इसी को एरर जो होता है इसको रिमूव करने के लिए हम ट्रिमोमेटिक का यूज़ करते हैं। एक तो हमारा पहला हो गया ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस एंड एडाप्टर कंटेंट। अगर ये दोनों गलत होता है ना, ये राइट का सिंबल बना है यहाँ पे, ये इसकी तरह सिंबल बना होता है, इसकी तरह क्रॉस का, कि यहाँ पे एरर है। इन दोनों में अगर एरर होता है तो हम ट्रिमोमेटिक करते। देन हाँ, मैं ये फर्स्ट स्टेप आप लोग को बता रही थी, फास्ट क्यूसी। फास्ट क्यूसी में ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ये 4 लाइनें क्या-क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ट्रिमोमैटिक सेकेंड स्टेप, अगर आपकी वो ट्रिमिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ये कमांड लिखा हुआ था। एंड इसमें क्या करते हैं कि इसमें पेयर इंड और सिंगल इंड के लिए दोनों के लिए अलग अलग कमांड होते हैं। अगर आपको और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको पाइथन का यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ कमांड्स लाइनेक्स में यूज़ किया था, ताकि हमारे लाखों सीक्वेंस, अगर बहुत सारे सीक्वेंस हो तो हम एक-एक फ़ाइल को तो नहीं लगा सकते काम में ट्रिमिंग के लिए। सभी को लगाने के लिए यहाँ पे एक कमांड का यूज़ करते हैं और सारी फ़ाइलों को प्रोसेस में लगा देते हैं। वो एक के बाद ट्रिमिंग होती अपने आप चली जाती है। देन वो टाइप टू अलाइनमेंट टू रेफरेंस जीनोम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, अपनी जीनोम फाइल का इंडेक्स करते हैं, देन मैपिंग करते हैं। कुछ कमांड्स होते हैं, आप हर एक टूल के मैनुअल में जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है। एंड अलाइनमेंट रेट्स, ये कैसे मतलब अलाइनमेंट करते हैं। सैम टू बैम, इसमें क्या करते हैं, सैम टूल का यूज़ हम लोग सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप फाइल को बाइनरी अलाइनमेंट मैप में चेंज करते हैं। एंड देन सैम टूल से हम अपनी फाइल को सॉर्ट भी कर सकते हैं। देन आगे का प्रोसेस करते हैं सैम बैम्बा से हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम सैम बैम्बा का तो आरएनए सेक में नहीं यूज करते हैं, लेकिन चीप सेक में यूज करते हैं। हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, जो भी यूनिक मैप होगा ओनली वही चाहिए। मैक्स टू में सॉरी चीप सेक में ओनली वन टाइप मैप सीक्वेंस हमें चाहिए। आरएनए सेक में इसका प्रोसेस तो यूज़ नहीं करते, लेकिन चीप सेक में इसका यूज़ करते हैं। देन जनरेट जीटीएफ फाइल भी उसके आगे जीटीएफ फाइल जनरेट करते हैं। स्ट्रिंग टाई, कफलिंग, बॉलगॉनो, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसे यूज़ करते हैं सकते हैं। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर बायोकंडक्टर एक सॉफ्टवेयर है, एडजेआर से मैंने किया था। एडजेआर DSEC2, फिर मैंने फाल डिस्कवरी रेट निकाला था, मतलब कौन सा अप रेगुलेटेड है, कौन सा जीन डाउन रेगुलेटेड जीन है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा मुझे पूरा जीन क्वांटिफिकेशन तो पता चल गया कि हमने कितना हमारा जीन आरएनए में है, सब कुछ मुझे मिल गया, ये प्रोसेस हो गया। लेकिन मुझे तो कोरिलेशन निकालना था ना। अ, तो ये आरएनए का पूरी टेक्नोलॉजी मेरी पूरी हो गई जहाँ तक मुझे करना था। देन चीपसेक का आता है प्रोसेस। चीपसेक की सारी प्रोसेसिंग वैसी ही रहती है, बस यहाँ पे मैं स्प्लाइस अवेयर टूल यूज़ करती हूँ, मैक्स टू का यूज़ करके हम जहाँ जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होता है उसी रीजन को मैप करते हैं। और हमें एक बिट फॉर्मेट मिलता है, बिट फॉर्मेट में हमारे मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जितने होते हैं सारे वो मिल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे 10 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डिस्कवरी करनी थी। मैक्स टू टूल क्या है, एक बार मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। एक कॉमनली यूज्ड टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट इज़ नेम्ड मॉडल बेस्ड एनालिसिस ऑफ चीपसेक।
The MAX algorithm captures the influences of genome complexity to evaluate the significance of enriched chip regions. Although it was developed for the detection of transcription factor binding site, it is also suited for larger regions. एंड मैक्स टू जो मेरी फ़ाइल आई थी, ये 6-7 फाइलें आई थी उसकी, क्या बोलते हैं, ये बिट मेन तो हमारा ये बिट फॉर्मेट था। इसी को आगे प्रोसेस में करते हैं। इसमें क्या-क्या होता है, बिट फॉर्मेट में क्रोमोसोम, स्टार्ट, एंड सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ-कहाँ पे हमारे पीक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें सब कुछ चीज़ पे मिल जाता है। देन देन मैंने कुछ कमांड्स यूज करके, मतलब ग्रेट लाइनेक्स पे अपने मैचिंग कमांड को, मतलब उसमें जो जो पहले तो हमें जो जीन मिला है उससे मैचिंग करा के ग्रेटर देन 0 मतलब पी वैल्यू के थ्री, पी वैल्यू की होती है 0.0005, उसके थ्रू हम निकालते हैं ग्रेटर देन 0.005 से निकालते हैं कि कौन सा हमारा जो हमारा जीन हमें मिला है कौन सा इसमें मैच कर रहा है, उसी को हम निकाल लेते हैं। देन टर्न ट्रांसक्रिप्शन पूरे उसमें जीन में सर्च करके और उसको निकाल लेते हैं, एंड उसमें कोरिलेशन हमें पता चल जाता है कितने कितने मैच कर रहे हैं, मतलब हमारे उसमें पूरे जीनोम में, और कितने नहीं मैच कर रहे हैं। मैं आपको एक अपना वो दिखा देती हूँ ओवरव्यू, जो मेरे रिजल्ट आया था, शायद आपको थोड़ा सा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरी रिसर्च पाइपलाइन से। बट पूरी चीज़ें आपको इसमें कमांड से चला के तो दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन मैंने थोड़ा-थोड़ा करके आपको इसमें बता दिया, शायद आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि डेटा कहाँ से डाउनलोड किया था, और 2 स्टडी से मैंने डेटा उठाया हुआ था, वो दोनों की आईडी है। देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, क्या है ये थोड़ी-सी चीज़ें, हाँ, ये मेरा रिज़ल्ट था जो मुझे आपको बताना था। इसमें क्या था कि मैंने बताया था ना कि मुझे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डिस्कवरी करनी है। देन मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डिस्कवरी की, उसमें मैंने फिर जाके पूरे इसमें जीन में सर्च किया, क्या हमारा उस जीन में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दिख रहा है? तो दिख रहा है, कितने उसमें, और फिर जीन मिल गया, जीन आईडी मिल गई, और उस जीन आईडी में हमारे कितने जीन नंबर्स हैं, ये जीन नंबर्स देखा। फिर मैंने कोरिलेशन निकाला ग्रेटर देन 0.5, जिसका 0.5 है वो सारे कितने मैच कर रहे हैं, वो चीज़ें मुझे मिली। तो मतलब 11,301 में 7,921 ऐसे मैच कर रहे थे जीन। तो यही मुझे कोरिलेशन निकालना था दोनों सीक्वेंसिंग में। Conclusion and future prospect. The identification of DICs is now widely available via high throughput analysis of transcriptomes. However, the quality of data generated is highly dependent on the experimental design, quality of RNA, and sequencing depth. The information generated will not always provide enough evidence of the specific role of transcription factor. The master regulation at the transcription level in regulating certain biological pathway, our physiological process, as it only enable inference based on co-expression of gene. In contrast, genome-wide identification of transcription factor of interact or novel transcription factor through RNA-seq and result in a more in-depth understanding of transcriptional network associated with this transcription factor and their regulon. When followed with ChIP-seq analysis, the ChIP-seq technique can provide valuable information about transcriptional regulation based on transcription factor binding to target DNA promoter motifs for coordinating transcriptional regulation in response to environmental cues. While RNA-seq alone does not provide complete information, however, a combination of these technologies opens up new prospects to better elucidate more comprehensive gene regulatory network. These approaches provide a better explanation of gene regulatory network and opportunities to explore uncharacterized genes. The approach can give more insights in transcription factors and the network they regulate, hence allowing functional study on prospective transcription factor found in this approach.
थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजीज़ और भी जाननी हो तो मैं ज़रूर आगे बताना चाहूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।